नीतीश राणा का स्वागत है। नीतीश राणा जो एक जाबाज खिलाड़ी और आईपीएल टीम के कैप्टन रह चुके हैं, अपनी अग्रेसिव बैटिंग और शानदार ऑफ स्पिन के लिए बहुत मशहूर हैं। उनका दिल्ली की गलियों से इंडियन क्रिकेट टीम तक का सफर बहुत फैसिनेटिंग रहा। लोग डीएम करते हैं क्रिकेट एडवाइस छोड़ो, मतलब बहुत गलत चीज़ें भी लिखते हैं लोग। क्या आप ये बोलते हो कि तेरे बाप ने तेरे को ये नहीं सिखाया? इवन जिन लोगों को इंडिया कैप नहीं मिले वो भी करोड़ों में कमाते हैं। ऐसे पैसों को देखकर क्या बदलता है? एक था जो 1 साल आईपीएल में बहुत ठीक ठाक पैसा मिला उसको, मुंबई इंडियंस के लिए खेला। आप देखना कौन हो सकता है। नेक्स्ट ईयर वो कहीं भी नहीं था। लॉन्ग टर्म में मेंटल हेल्थ कैसी रहती है आईपीएल प्लेयर्स की? श्रीलंका टूर पे मेरा नाम आया था, वो बहुत गंदी सीरीज गई। सडनली मैं रोना स्टार्ट हो गया। उसके बाद एक ही बंदा था क्रिकेट पूरे सर्कल से, कॉल आया था मेरे पास। वो 18 मिनट की कॉल ना मेरे को दोबारा जिंदा कर गई। ऑपोजिट एलिमेंट भी होती है ड्रेसिंग रूम में, जहाँ लोग आप पर बुरी नजर डाल रहे हैं। ऐसे ड्रेसिंग रूम में कैरेक्टर्स होते हैं जिसको आप देखना पसंद नहीं करते। ऋषभ खेले हैं, ये जो पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच हुआ, जब उनका ये फेज चल रहा था 2 years ऑफ, उनसे मेंटल हेल्थ की बातें करी। ऋषभ का जब एक्सीडेंट हुआ, जब मैं वहां पर गया और मैंने उसको देखा, वो मुंह नहीं खोल पा रहा था। देसी प्लेयर्स फॉरेन प्लेयर्स के साथ कनेक्ट कर पाते। रिंकू और रसल बहुत बड़ा एग्जांपल है। यूपी साइड में जो मीम चलते हैं, वो उससे वो बुलवाता है, वो बोलता है, वो दोनों हंसते हैं। दोस्तों, जब हम एज व्यूअर्स क्रिकेट को देखते हैं ना, एक परसेप्शन बन जाती है हमारे दिमाग में कि आईपीएल की टाइम ये प्लेयर को ऐसे खेलना चाहिए, इसे ऐसे बॉल करना चाहिए, इसे ऐसे बैट करना चाहिए। पर हम प्लेयर्स की असली रियलिटी जानते नहीं। उनकी बैक स्टोरीज क्या है, कितना संघर्ष होता है उनके बचपन में, उनके टीनेज में, उनके यूथ में, कितना संघर्ष होता है उनके करियर के दौरान, कितने अच्छे एक्सपीरियंसेस होते हैं उनके करियर के दौरान, इतने सारे लोगों से मिलने का मौका मिलता है ज़िंदगी में, बहुत जल्दी इन्हें इतने सारे पैसों को देखने का मौका मिलता है। यही रियलिटी ऑफ क्रिकेट और संघर्ष वाली बातें करी है हमने नीतीश राणा के साथ। इंडिया के लिए भी इन्होंने खेला है, ये केकेआर के कैप्टन भी रह चुके हैं, और आईपीएल में इनका बहुत लंबा और ज़बरदस्त रिकॉर्ड है। जो इन्होंने खुद के करियर में अचीव किया ना, बहुत मुश्किल होता है इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट। सोचो कितने प्लेयर्स रणजी खेलते हैं, उनमें से कितने ही कम प्लेयर्स को आईपीएल में खेलने का चांस मिलता है, और कितने प्लेयर्स आईपीएल में कंसिस्टेंटली खेलते हैं। आप खुद ही सोचो, इट सेज अ लॉट अबाउट दैट पर्टिकुलर प्लेयर। आज के एपिसोड में बहुत ज़बरदस्त, थोड़ी सी नर्डी क्रिकेट कॉन्वर्सेशन है नीतीश राणा भाई के साथ। अगर आप एक क्रिकेट फैन हो, आप इस एपिसोड को बहुत एंजॉय करोगे। इट्स नीतीश भाई ऑन TRS। नीतीश राणा का स्वागत है। कैसे हो भाई? बहुत बढ़िया भाई, आप कैसे हो? कैसा लग रहा है आईपीएल चैंपियन? बहुत अलग फीलिंग है, बिकॉज मैं हमेशा से चाहता था कि मैं केकेआर के साथ 7 साल से हूँ। वो इमोशन एक जुड़ा हुआ है बिल्कुल। और सब लोग बोलते हैं फैमिली है, बट एक्चुअल में केकेआर एक फैमिली है। सब लोग बोलते हैं, मैं भी वही बोल रहा हूँ, बट नहीं, जेन्युइनली 7 साल जो मैंने फील किया है, एक वो वार्मनेस है उस ड्रेसिंग रूम में, उस फ्रेंचाइजी में। और मैं हमेशा से चाहता था कि ट्रॉफी जीतूं उस फ्रेंचाइजी के लिए। पहले मैं जीता हूँ मुंबई इंडियंस के साथ 2 ट्रॉफीज, 3 ट्रॉफीज हुई है अभी तक। बट हाँ, ये जो 7 साल थे, इसमें बहुत कुछ देखा है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। बट एक ड्रीम हमेशा से था मेरा कि इसी ड्रेसिंग रूम में अगर मैं गौतम भैया के अंडर खेलता। बट वो जब मैं केकेआर आया तो गौतम भैया केकेआर से डीसी गए, फिर उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। तो ये मैंने ऑन एयर भी बोला है बहुत बार, कभी सोचा नहीं था कि ये दोबारा से वापस हो जाएगा। एज ए मेंटर गौतम भैया यहाँ पर आएंगे और मैं अभी भी उसी फ्रेंचाइजी के लिए खेल रहा हूँ। और वो इस साल हुआ, और लकीली इसी साल हमें वो ट्रॉफी मिली, तो मैं बहुत खुश हूँ। ओके, आप कैसे हो? आप क्या करते हो ऑफ सीजन में? आईपीएल के बाद, वो भी जीतने के बाद, एक थोड़ा हाई रहता है कि आईपीएल जीते हो, अच्छा सीजन रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। नहीं, बिल्कुल रहता है, बिकॉज वर्ल्ड की सबसे बड़ी लीग है। और आप हमेशा एज ए स्पोर्ट्स पर्सन आप हमेशा चाहते हो कि आप विनिंग साइड पे हो या विनिंग ड्रेसिंग रूम में हो। मेरे को ऐसा लगता है कि हैप्पी ड्रेसिंग रूम वही होता है जो जीतता है। बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, लंबा टूर्नामेंट है, 14 मैचेस खेलने को मिलते हैं। हारते भी हो आप,
हम 260 समथिंग कुछ बना के हमने चेस भी कराया है, ऐसा नहीं, और इसी सीज़न की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, बट एक माहौल होता है ड्रेसिंग रूम का, जैसे इस स्टूडियो का माहौल है, वो माहौल हमारे ड्रेसिंग रूम में इस बार फील हुआ, बिकॉज हमें कभी फील ही नहीं हुआ था कि हम लोग वो कहते हैं ना कि आप पहले ही चीज़ें अपने दिमाग में प्ले कर चुके होते हो, तो वो इस साल ना वो डे 1 से जो गौतम भैया ने जो वो स्पीच दी थी कि मेरे को 26 को वहाँ पर फाइनल खेलना है, तो वो कहीं ना कहीं हर एक प्लेयर के इंडिविजुअल दिमाग में ना अटक गई थी, तो वो ड्रेसिंग रूम उसी तरीके से काम करना शुरू कर दिया सबने। मैचेस भी हारे हैं, बहुत गलत मैचेस भी हारे हैं, 260 रन चेज भी कराए हैं, बट ये माहौल था हमारे ड्रेसिंग रूम का, शायद वो उस माहौल ने ही सब कुछ चेंज किया है। जो पिछले 6 साल में जो हम करना चाहते थे, शायद वो इस बार वो माहौल ने वो चीज़ हमसे करवाई। गॉड्स प्लान बेबी, गॉड्स प्लान। ये एक थीम बन गई आपके ड्रेसिंग रूम की। ये आज अभी इस साल ज़्यादा हाइप हो गई है बिकॉज चीज़ें बहुत ज़्यादा अलाइन हो गई, बट वो बहुत टाइम से बोल रहा है ये चीज़, ऐसा नहीं है कि मुझे याद है 2018 में हम लोग बाहर जाया करते थे, तो तब ये नया नया गाना आया था ड्रेक का, तो उसको गॉड्स प्लान के अलावा कुछ समझ नहीं आता था, तो उसने वो चीज़ वहाँ से पकड़ ली थी कि सब कुछ भगवान का दिया हुआ है यार। आप रिंकू भाई की बात कर रहा हूँ, तो तब से वो 2018 से ये चीज़ बोल रहा है, मतलब मेरी अगर चैट देखोगे तो हज़ारों बार उसने ये चीज़ लिखी होगी, बट हाँ इस बार हाईलाइट थोड़ा ज़्यादा हो गया, वो थोड़ा खुल गया है जब से वो लास्ट सीज़न खेला है। कमरे में बहुत खुला हुआ था मेरे साथ, अपने दोस्तों के साथ, बट अभी वो ऑन कैमरा भी खुल गया है, जैसा हमने देखा उसके मुंह से कुछ एक बैड वर्ड भी निकला ट्रॉफी जीतने के बाद, बट ठीक है, मतलब उसको पता भी नहीं है उसका मतलब क्या, उसको ये भी नहीं है कि मैंने क्यों बोल दिया, वो इतना खुश था कि उसने बोल दिया बस। तो अभी वो थोड़ा खुलना शुरू हुआ है, तो इसलिए वो चीज़ें बाहर आ रही हैं, बट ये 2018 से चल रहा है। क्रिकेट के बारे में मैंने एक चीज़ सीखी है, क्रिकेट के वर्ल्ड के बारे में, कि ब्रदरहुड बहुत रियल होता है क्रिकेट वर्ल्ड में, राइट? मेरा सवाल यह है कि बचपन में और जनरली दिल्ली सर्किट में जब आप बड़े हो रहे थे, तब से ब्रदरहुड का कल्चर रहता है हर क्रिकेट सर्किट में, या दिल्ली में ज़्यादा है? खुद का पॉडकास्ट स्टार्ट करना है, पहले ये सीखो कि पॉडकास्ट स्टार्ट कैसे करते हैं। एक पॉडकास्ट के थ्रू आपको अपने सोशल मीडिया के लिए 20 शॉर्ट फॉर्म वीडियोस, रील्स, शॉर्ट्स मिल सकते हैं, पर आपको आज क्या सीखना है कि पॉडकास्टिंग की शुरुआत कैसे करें। आपका भाई आपके लिए लेके आए एक कोर्स, डेफिनेटली चेक आउट BO Bhai स्किल हाउसेस पॉडकास्टिंग 101 कोर्स। मुझे ऐसा लगता है दिल्ली में ज़्यादा है, टू बी ऑनेस्ट। मैं ऑन एयर हूँ इसलिए नहीं बोल रहा, बट मेरे लिए, मैं ये नहीं बोलूँगा क्रिकेट से बड़ी दोस्ती है, बट अगर चूज़ करने पे आई बात, या कुछ भी ऐसा हुआ कि मेरा कोई दोस्त अगर किसी भी चीज़ में स्ट्रगल कर रहा है, या कोई भी एक मैच मैं खेल रहा हूँ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अपनी दोस्ती चूज़ करूँगा, बिकॉज मेरे लिए दोस्ती बहुत बहुत ऊपर है। क्योंकि अच्छे दोस्त मिलना, सब बोलते हैं बहुत मुश्किल है, और मैं इस चीज़ में बहुत लकी हूँ कि मेरे पास जो दोस्ती है, बहुत लोगों को नहीं पता, सबने इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे देखा है कि रिंकू ही मेरा दोस्त है, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं जिनका मैंने कहीं नाम नहीं लिया, बिकॉज वो कभी साथ नहीं खेले हम, या कुछ ना कुछ ऐसा रहा है, उसको उतनी हाइप नहीं मिली, या वो कभी टॉपिक उठा ही नहीं। बट किसी को नहीं पता होगा कि ऋषभ और मेरा कितना गहरी दोस्ती है, किसी को नहीं पता, बिकॉज हम ना कभी सोशल मीडिया पे डालते हैं, हम ना कभी, मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया ठीक है, दिखाने के लिए ठीक है, चीज़ें हैं बहुत सारी जो आपको करनी भी पड़ती है, जिस लाइन में मैं हूँ करनी भी पड़ती है आपको, बट मुझे ऐसा लगता है वहाँ से अगर मैं हटा के अपनी दोस्ती चला सकता हूँ तो वो मेरे लिए ज़्यादा है। बिकॉज अब रिंकू के साथ भी मैं वैसे करना चाहता था, बट हम सेम टीम से खेलते थे, तो कैमराज 24 घंटे साथ है, बिकॉज हम दोनों बहुत मस्ती करते हैं। बहुत सारी मस्तियाँ ऐसी हैं कि रिकॉर्ड हुई हैं बट ऑन एयर आई नहीं है, बिकॉज वो आ नहीं सकती। तो जब ऋषभ के साथ है, एक और मेरा दोस्त है ध्रुव शौरी, ये 2-3 दोस्त हैं जो क्रिकेट सर्कल से हैं, लेकिन बहुत मेरे मतलब बहुत खास हैं, और बहुत छोटे छोटे इंसिडेंट हैं जिस जगह पे इन लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए दोस्ती हमेशा एक मतलब हमेशा टॉप पे रहेगी। ब्रदरहुड ऑन टॉप, 100%, भाईचारा ऑन टॉप। जो आपने मुझे अब पूछा ना पॉडकास्ट के स्टार्ट से पहले कि मुझे क्यों डीएम किया था, अब मैं कुछ देखा था, क्योंकि मैं एक मुंबई इंडियंस फैन हूँ, और मुंबई इंडियंस फैन ना हर प्लेयर को बहुत डीपली एक्सरे करते हैं। तो जब आप मुंबई इंडियंस के लिए खेल रहे थे, आपकी एक इनिंग्स थी वानखेड़े में, इट वाज योर फर्स्ट बिग इनिंग्स, मैं वानखेड़े में था तब। अगेंस्ट KKR?
शायद अगेंस्ट केकेआर। केकेआर, हाँ। कुछ स्पेशल दिख गया था आप में, आई डोंट नो, शायद क्योंकि आप यूनाइटेड फैन हो, कनेक्शन बैठ गई, बट एक कनेक्शन फील हुई थी, दैट्स व्हाई आई डीएमड यू। अच्छा। और बहुत बुरा लगा था कि आप केकेआर गए। एक बहुत छोटा सा किस्सा है, जब मैं 21 साल का था, जब मैं फर्स्ट टाइम पिक हुआ, तो मैं दिल्ली में एक लोकल टूर्नामेंट खेल रहा था, तो उस दिन ऑक्शन था। 40 ओवर गेम में 2 ड्रिंक्स होते थे, तो सेकंड ड्रिंक्स में वो अंदर आया, मैं फिर भी 60 65 65 पे नॉट आउट खेल रहा था, और हम चेज़ कर रहे थे, और वो चेज़ पे मेरा रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। तो मैं कहीं ना कहीं उस चेजिंग में अटका हुआ हूँ कि नहीं ऐसे कैलकुलेट करना है। ऐसे वो आया, कहता तेरे को मुंबई इंडियंस ने पिक कर लिया। मैंने उसको बोला, मैंने कहा देख मजाक का टाइम नहीं है, क्योंकि मैं अभी इस मैच में मेरा ध्यान है। मैंने वाइल्डेस्ट ड्रीम में नहीं सोचा था कि मुंबई इंडियंस मुझे पिक करेगी। वो मैच जीतने के बाद जब मैं बाहर गया, मैंने सोशल मीडिया देखा, मुंबई इंडियंस का पेज देखा, टैग्स तो बहुत सारे हो गए थे, बट मेरे को ये था ऑफिशियल पेज देखना है यार, उन्होंने डाला है कि नहीं, क्योंकि रूमर्स भी बहुत फैलते हैं। तो मैंने वहाँ जाके देखा, तब मुझे लगा कि यार मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ हो गई है, मैंने नहीं सोचा था कभी लाइफ में। फैंस के लिए ना, जब मुंबई इंडियंस किसी यंग प्लेयर को पिक करते हैं, मुंबई इंडियंस का बहुत तगड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है इन टर्म्स ऑफ स्पॉटिंग पोटेंशियल। पर क्या यंग क्रिकेटर्स भी इसी नज़रिए से मुंबई इंडियंस को देखते हैं कि यार मुंबई इंडियंस से पिक हुआ हो तो कुछ तो देखा होगा इंटरनल पोटेंशियल? मैंने बहुत सारे यंगस्टर्स से बात करी है, मतलब जो आईपीएल सर्कल में नहीं है अभी, या जो ट्राई कर रहे हैं आने का, उनसे कभी भी मैं पूछता हूँ ना कि कौन सी फ्रेंचाइजी तेरे को खेलना है, कि क्या लगता है तुझे, 90% लोग मुंबई इंडियंस की बात करते हैं। शायद वो ये रीज़न है जो आपने अभी बोला, और ये मैंने केकेआर में भी आके देखा है। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई एक बड़ी फ्रेंचाइजी आपको अपने अंडर 100 मैचेस आईपीएल खिला रही है, तो पहली बात तो 100 मैचेस खेलना ही बहुत बड़ी बात है। जितना टैलेंट हमारे इंडिया में है और जितनी बड़ी ये लीग है, किसी भी प्लेयर के लिए 100 मैचेस खेलना बहुत बड़ी बात है। और मैंने ये अपने आप को प्रॉमिस किया था कि अगर मैं उतना अच्छा हूँ ना, तो मैं एक फ्रेंचाइजी के लिए 100 मैच, बिकॉज मैं फुटबॉल से बहुत रिलेट करता हूँ क्रिकेट को, तो वो भी एक है कि अब बेकहम बहुत बड़ा प्लेयर था, रोनाल्डो बहुत बड़ा प्लेयर है, मानता हूँ, बट जो गिग्स की एक रिस्पेक्ट है ना, वो आप जानते हो, वो रिस्पेक्ट मेरे को चाहिए थी। तो अभी इस सीज़न अनफॉर्चुनेटली मैं इंजर्ड हो गया, मेरे 100 मैचेस नहीं हुए। मुझे नहीं पता नेक्स्ट ईयर क्या होगा, बड़ा ऑक्शन है, बिग ऑक्शन है, बट अगर इस सीज़न में इंजर्ड नहीं होता तो वो 100 मैचेस वाला माइलस्टोन में कंप्लीट कर देता। If you play for the name on the front, they'll remember the name on the back. ये फुटबॉल की राइट, quote। 100%। ये जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं, आई थिंक कि ऑडियंस, फैंस इन सारी चीज़ों को समझते नहीं। लॉन्ग टर्म में मेंटल हेल्थ कैसी रहती है आईपीएल प्लेयर्स की? डिपेंड करता है, मतलब मेरा फेज़ आया था 1-1.5 साल, जहाँ पर मैं बहुत परेशान था, बिकॉज उसमें दिल्ली डीडीसीए का भी बहुत इन्वॉल्वमेंट था, प्लस पर्सनल भी था। पर्सनल में फैमिली नहीं बोलूँगा, बट पर्सनल खुद का, कि जब आप रोज़ 3-3 2-2 टीमें सेलेक्ट होते हुए देखते हो, इंडियन टीम, फिर आप अपना नाम आना ही देखते हो, आप कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होते हो। आप कितने भी चलो, कितने भी कैसे भी रह लो आप, बट अगर आपका प्रोफेशन है तो आप इफ़ेक्ट होते हो। बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं खाना खा रहा हूँ, सडनली मैं रोना स्टार्ट हो गया, वही आंसू खाने में गिर रहे हैं, वही मैं खाया जा रहा हूँ, मुझे पता भी नहीं लग रहा कि वो आंसू खाने में गिर रहे हैं, वही मैं खाया जा रहा हूँ। तो पहले मुझे लगता था मेंटल हेल्थ, अब वो जाटों की सोच है कि दिमाग से कैसे आदमी हार सकता है, तो ये मेरी भी थी। बट ये जब 1.5 साल मैंने जब ये फेस देखा ना, तो मुझे जेन्युइनली लगा कि मेंटल हेल्थ बहुत बड़ा इशू है। अब मेरा क्राइटेरिया है, क्रिकेट से ऊपर मैं मेंटल हेल्थ रखता हूँ, क्योंकि अगर यहाँ से मैं ठीक नहीं हूँ तो मैं क्रिकेट अच्छा नहीं खेल सकता, जो मुझे लगता है। बट अभी प्रायोरिटी चेंज हो रही है, थोड़ा बड़ा हो रहा हूँ, और फैमिली है, दोस्त लोग हैं, ज़िंदगी है। कितने साल तक खेलूँगा क्रिकेट? 35, 38, 40, उसके बाद तो ज़िंदगी रह जाएगी ना। बट मेरे को उस जगह पे नहीं पहुँचना जहाँ पर मैं था, जहाँ पर वो खाने वाली चीज़ के साथ मेरे आंसू भी उसी में गिर रहे हैं, और मुझे 3 मिनट बाद पता लग रहा है ये हो क्या रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने खाना हटाया, मैं जाके मुँह धोया, और इस रोने के पीछे ना बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी, मतलब क्रिकेट भी है, मेरी पर्सनल चीज़ें भी हैं, और सिलेक्शन भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उस फेज़ ने मेरे को ना बहुत अलग इंसान बना दिया। अपने भाइयों के साथ भी इन सारी बातें आप करते हो? लाइक फॉर एग्जाम्पल, ये आई थिंक अब हम पूछ सकते हैं क्योंकि ऋषभ खेले हैं, ये जो पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच हुआ 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, वहाँ जो उनकी इनिंग्स थी, उस इनिंग्स की वजह से अब हम इस बारे में बात कर सकते हैं। जब उनका ये फेज़ चल रहा था 2 years ऑफ,
उनसे मेंटल हेल्थ की बातें करी, क्योंकि जब मैं भी मतलब आई एम इनटू फिटनेस, अगर थोड़ी भी इंजरी हो जाती है ना, आई फील कि मेरी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो जाती है। तो आई कांट इमेजिन एथलीट के लिए कैसा हो सकता है। तो उनसे मेंटल हेल्थ के बारे में बातें करी। या आई वुड ऑल्सो आस्क यू अबाउट रिंकू, क्योंकि ये दोनों ना एकदम पॉजिटिव ब्रोज है, इसलिए पता चल रहा है कि आप तीनों का भाईचारा क्यों है। बट भाइयों के बीच मेंटल हेल्थ की बातें होती है, इन दोनों के केसेस बता। हाँ, मैं इन दोनों के केसेस से बताता हूँ। ऋषभ का जब एक्सीडेंट हुआ तो मैं पहला बंदा था जो, ऑब्वियसली आंटी वहाँ पर पहुँची, उसका मैनेजर वहाँ पर पहुँचा, बिकॉज वो देहरादून में थे। तो उसकी सिस्टर यूके से आ रही थी सेम डे फ्लाइट पकड़ के। जब मैं वहाँ पर गया और मैंने उसको देखा, उसकी एक आंख बंद थी, एक ही आंख से वो थोड़ा सा देख पा रहा था, तो उसके चेहरे पे वो खुशी दिखी, बिकॉज उस टाइम उसको वो लोग चाहिए थे वहाँ पर। मम्मा वहाँ थी उसकी, बट उसको ही नहीं पता था कि मैं आ रहा हूँ। उसको ये भी नहीं पता था कि बिकॉज वो इतना ज़्यादा गो थ्रू कर रहा था। 24 घंटे में मैं पहुँच गया था, 6 बजे एक्सीडेंट हुआ था, नेक्स्ट डे 6 बजे मैं पहुँच गया था। तो उसने उस टाइम पे ये तो नहीं सोचा होगा कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, बट जब उसने मेरा चेहरा देखा तो उसके चेहरे पे जो शांति थी ना कि चल ठीक है, कोई आ गया, मेरा बंदा आ गया। हालांकि हमने बात नहीं की बिकॉज वो हालत में नहीं था बात करने की, बट जिस दिन 29th या 30th को ये हुआ था, 31st की सुबह में पहुंचा था, तो 31st की शाम तक ना वो ओके हो गया था। ओके एज इन बात कर रहा है, थोड़ा स्माइल पास कर रहा है, मम्मी से बात कर रहा है, मुझसे बात कर रहा है, सिस्टर से बात कर रहा है। तो हमने सबने प्लान किया कि यार न्यू ईयर है, ईव है, और ऐसा नहीं हो सकता कि हम न्यू ईयर ना सेलिब्रेट करें। ठीक है, जो मेहनत करी, जो देखा पिछले साल, वो सब गया, अब हम नई तरीके से। तो हमने सोचा कि जो एक्सीडेंट उसका हुआ था वो पिछले साल हुआ था, तो नया साल ऐसा नहीं शुरू कर सकता वो। ठीक है, उठा तो नहीं सकते उसको एक दिन एक झटके में, तो ठीक नहीं कर सकते, बट फिर हमने सोचा कि एक केक लेके आते हैं, सेलिब्रेट करते हैं हॉस्पिटल में ही, उसी से केक कटवाते हैं कि ठीक है भाई पिछला साल जो था गया, बट अब नया साल है और हम ऐसे नहीं शुरू करेंगे। तो वो जब हमने वो सेलिब्रेट किया, उसने मेरे कान में बोला भाई चिली पनीर खिला दे प्लीज़। और वो मुंह नहीं खोल पा रहा था, बहुत ज़्यादा चोटें लगी हुई थी उसके। तो मैंने कहा खाएगा कैसे, कह रहा लेके आ तो मैं खा लूँगा। टिश्यू से पूछ के उसको दे रहे थे। तो जब वो 2-3 दिन बाद वो ठीक हुआ, तो मैंने उससे ना पुरानी बातें करनी शुरू करी, क्योंकि डायरेक्ट में ये बातें नहीं कर सकता था कि भाई कैसा लग रहा है, क्यों लग रहा है, नहीं, मेरे को नहीं करनी थी। मेरा कंसर्न सिर्फ एक था कि उसको हेड इंजरी ना हुई हो और वो पुरानी चीज़ें ना भूला हो। तो मैंने उससे बहुत बातें करी, मतलब पुरानी, जो सिर्फ उसको और मेरे को पता है, प्राइवेट रहनी हाँ चाहिए। हाँ ज़रूर। तो वो टाइम मैंने उससे पूछा, उसको सब याद था। तो मेरा कंसर्न उस टाइम ये था, ठीक है अभी शरीर पे जो चोट लगी है, जो इंजरीज हुई हैं वो हुई हैं, बट यहाँ से वो ठीक है। समझ रहे हो आप मैं कहाँ से आया हूँ, जो मैंने अपने साथ किया कि भाई यहाँ से सही रहना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने वही चीज़ उसमें देखी कि भाई तू यहाँ से ठीक है ना, तेरे को सब याद है ना, कोई बात नहीं, अभी जो हो गया सो हो गया, कुछ नहीं कर सकते इसका। उसके बाद मतलब जब मैं ऋषभ के साथ जितनी बार भी बैठता हूँ तो हम लोग ना क्रिकेट की बात नहीं करते। एक फेज था वो 1.5 साल, जब मैंने उसे जाके बोला, मैंने कहा भाई 5 या 7 मिनट मेरी बात सुन ले, मैं क्रिकेट की बात करने जा रहा हूँ तुझसे। वो कह रहा है यार क्या करेगा, छोड़ना। मैंने कहा नहीं, मैंने आज तक 10-12 साल में कभी नहीं बोला ना तेरे को, आज सुन ले, वो मेरे को तेरे सामने वो निकालना है, क्योंकि मैं कहीं और नहीं निकालना चाहता। कोई और मुझे गलत लेगा, तू गलत नहीं लेगा। तो मैंने उसके सामने वो निकाला, उसने एक वर्ड बोला, ख़त्म हो गई तेरी बात। मैंने कहा हाँ ख़त्म हो गई, चल आ जा। उसके बाद हमने बात ही नहीं करी, हम कभी भी बात नहीं करते क्रिकेट की। और एक फेज़ मेरी लाइफ में ऐसा था, जब श्रीलंका टूर पे मेरा नाम आया था, वो बहुत गंदी सीरीज़ गई। उसके बाद एक ही बंदा था क्रिकेट पूरे सर्कल से जिसका कॉल आया था मेरे पास, 12 या 18 मिनट कुछ तो बात हुई थी। वो 18 मिनट की कॉल ना मेरे को दोबारा ज़िंदा कर गई। एक होता है ना जहाँ पर आप पहुँचना चाहते हो वहाँ पहुँचते हो, और आप जब फेल होते हो तो वो फीलिंग ना बहुत अलग है। वो कोई भी नहीं चाहता, पहुँचना सब चाहते हैं, फेल होना कोई नहीं चाहता। तो मैं भी उनमें से एक हूँ। तो जब मैं वहाँ जाके मेरे को लगा कि नहीं यार, ये मतलब ये मैंने कभी नहीं सोचा था, इससे बेटर, मैंने अपने आप को बोला इससे बेटर मैं पहुँचता ही नहीं उस स्टेज पे। ठीक है, जैसे भी जो भी रहा, बट जब उसने वो 12 या 18 मिनट की मुझे कॉल करी, वो 18 मिनट सिर्फ उसने मुझे ये बताया, ठीक है भाई तेरा बचपन से जब तूने पहली बार बैट उठाया था, तो ये जर्सी जो आपने पहनी हुई है, ये मेरा ड्रीम था पहनना, ये मैं कर चुका हूँ। फेल हुआ है नहीं हुआ वो ठीक है, सबको पता है, तेरे को भी पता है, बट यहाँ से तू अपनी लाइफ कैसे देखता है वो इम्पॉर्टेंट है। तूने
बिल्कुल नीचे आना है तो तेरे हाथ में है, तूने यहाँ से दोबारा उठ के ऊपर जाना है तेरे हाथ में है। मैं नहीं बताऊंगा आज के बाद, ना मैं कभी इस बारे में बात करूंगा। मुझे नहीं पता तेरी फैमिली इस बारे में बात करती है कि नहीं करती, नहीं करते हम लोग, मतलब घर पे ये सब बातें नहीं होती। जब आप फेल होते हो ना तो डाउट्स आने शुरू होते हैं, आप अपने कैलिबर पे, अपने टैलेंट पे ना डाउट करना शुरू करते हो। मेरे साथ होता है ऐसा। तो वो उस फेज में मैं बहुत डाउट कर रहा था कि यार क्या मैं लायक ही नहीं था क्या। बट वो जगह ऐसी थी जहाँ पर मुझे वो आउट नहीं होना था, तो उसमें मैं बहुत अपने आप को डाउट करने लगा था। बट वो डाउट जो मेरे अंदर से हटाया वो ऋषभ था। तो बहुत ज़्यादा क्रिकेट बात नहीं करते हम, बट जितनी भी करते हैं ना, जब करते हैं जब एक दूसरे को उठाना होता है। और मुझे ऐसा लगता है दोस्ती वही होती है। आई डोंट थिंक कि फैंस ये समझते हैं कि कितनी ज़्यादा पॉलिटिक्स होती है डोमेस्टिक सर्किट में। फेयर टू से बहुत होती है। और दिल्ली एक ऐसी स्टेट है जहाँ से खेलना बहुत मुश्किल है। मैं ये नहीं बोलूँगा पॉलिटिक्स बहुत है, हर जगह है। जो आज मैं हूँ, दिल्ली का बहुत बड़ा हाथ है उसमें, DDCA का। बट वो स्टेट इतनी टफ है बिकॉज वहाँ पर टैलेंट बहुत है। दिल्ली का क्रिकेट बहुत ऊपर है, तो वहाँ से खेलना इसलिए मुश्किल है बिकॉज वहाँ पर टैलेंट इतना ज़्यादा है। और पॉलिटिक्स भी है, हर जगह है, वहाँ भी है। आप गेम दिखा के किसी को इम्प्रेस नहीं कर सकते, आपको एक वो पुश चाहिए। दिल्ली जैसी स्टेट में मैंने जूनियर क्रिकेट में बहुत रन बनाए, तो और जब मैं ड्रेसिंग रूम में गया था तो 7 इंडियन प्लेयर थे। मेरे लिए खेलना क्राइटेरिया था ही नहीं उस टाइम। मेरे को ये था मेरे को इस ड्रेसिंग रूम में जाना, कितना कुछ सीखने को मिलेगा यार। कौन कौन थे आपके साथ? वीरू भैया, गौती भैया, शिखर भैया, ईशांत भैया, आशीष नेहरा भैया, मिथुन मिनास भैया, मतलब बहुत काफ़ी 6-7 इंडियन प्लेयर थे। तो उस ड्रेसिंग रूम में बैठना ही अपने आप में एक एक्सपीरियंस था। तो ऐसे लोग होने बहुत ज़रूरी है, वही मेरे लिए मैटर करते हैं। इंस्टाग्राम पे कौन क्या डाल रहा है, कौन DM पे क्या भेज रहा है, मुझे नहीं चाहिए। जेन्युइनली अब फ़र्क नहीं पड़ता। एक टाइम था फ़र्क पड़ता था, बट अब फ़र्क नहीं पड़ता। लोग DM करते हैं क्रिकेट एडवाइस छोड़ो, मतलब बहुत बहुत गलत चीज़ें भी लिखते हैं लोग। अब फैमिली को कैसे रिलेट कर सकते हो? अगर मैं कोई एक बंदा ऑफिस जा रहा है, उसकी 9 to 5 जॉब है, वो अगर उसने कुछ गलत कर दिया ऑफिस में, या कोई काम उसको दिया गया वो गलत हो गया, तो क्या आप उसके माँ बाप पे बात करते हो? क्या आप उसके सोशल मीडिया पे जाके उसके फैमिली को क्रिटिसाइज करते हो? क्या आप ये बोलते हो कि तेरे बाप ने तेरे को ये नहीं सिखाया? नहीं बोलते ना। हमें हर दिन जज किया जाता है। आप 0 बनाते हो आप जज होते हो, आप 100 बनाते हो आप जज होते हो, आप मैच जिताते हो आप जज होते हो, आप मैच हरवाते हो आप जज होते हो। तो अब इतना ज़्यादा हो गया है वो IPL में कि वो अब इग्नोर होना बहुत इजी हो गया। हम बहुत इजीली इग्नोर कर लेते हैं। बट मैं, क्योंकि लोग जितने पॉडकास्ट देखेंगे, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि भाई इग्नोर ज़रूर करते हैं, वो पावर हमारी बढ़ गई है, बट कहीं ना कहीं चीज़ें इफ़ेक्ट होती हैं। अगर मैं भी एक टीम को फॉलो करता हूँ, फुटबॉल टीम को, मेरे को भी, हम 9 साल से स्ट्रगल ही तो कर रहे हैं। बहुत परेशान है एज ए यूनाइटेड फैन, बहुत परेशान है। बट मैंने कभी ये नहीं किया बिकॉज मैं एक उस डिफरेंट स्पोर्ट में हूँ। मुझे पता है कि वो फीलिंग क्या है जब आप किसी को गाली देते हो या किसी को क्रिटिसाइज करते हो। कोई भी प्लेयर नहीं चाहता यार, कोई भी बैट्समैन कोई 0 रन बनाने जाता है? नहीं जाता। कोई प्लेयर हारने नहीं चाहता। क्योंकि आप सेम एज के हो एज मी। उन्मुक्त चंद भी हमारी एज के, आप खेलो उनके साथ। मैं अंडर 19 वर्ल्ड कप जिसमें उन्मुक्त कैप्टन था, उससे 3 महीने पहले इंजर्ड हो गया था NCA में। तो मैं और वो साथ खेले और हम एक ही क्लब से हैं। मैं वो इंसान था, मेरा और उसका अंडर 15 का डेब्यू भी सेम मैच में है। तो अंडर 15 से लेके हम जब तक वो रणजी ट्रॉफी लास्ट दिल्ली से खेल रहा था, तब तक हम रूम पार्टनर भी रहे हैं, हम साथ भी खेले हैं। उन्मुक्त से बातें होती है अब बहुत कम हो गई है। वही अब मतलब अब वो यहाँ नहीं रहता। और मेरे को ना फ़ोनों पे बात करना पसंद नहीं है, मेरे को ऐसे 1-on-1 बात करना पसंद है। तो वहाँ मैं ज़्यादा कनेक्ट करता हूँ, इसलिए मैं मतलब अब दोस्ती वैसी रही नहीं, टू बी ऑनेस्ट। उन्मुक्त चंद USA के लिए खेल रहे थे, आई डोंट नो व्हाट द सीन इज। उनके साथ ही सौरभ नेत्रावालकर, हाँ जी, जिनकी बहुत ज़्यादा हाइप है, वो भी हमारे ही बैच से, मुझसे 93 थोड़ा सीनियर है, दो साल मुझसे सीनियर है। खेले थे उनके साथ। मैं एक रणजी ट्रॉफी गेम खेला हूँ शायद उनके साथ अगेंस्ट मुंबई। ये कितनी ऐसी स्टोरीज रहती है जहाँ कोई या तो इंडिया छोड़ के जाता है या तो क्रिकेट को ही पूरे तरह से छोड़ देता है। मतलब व्हेन आई सी गाइज लाइक यू जो क्रिकेट में रहे हैं, जिन्होंने IPL खेला है,
आपने एक आईपीएल टीम को कैप्टन किया है, बहुत बड़ी चीज़ है ये. इफ़ यू स्कैन ऑल द प्लेयर्स एवर, मैं ऑलमोस्ट हर अंडर-19 वर्ल्ड कप थोड़ा बहुत देखता हूँ, उस हर टीम में से सिर्फ 2-3 प्लेयर ही आईपीएल प्लेयर बनते हैं. आई थिंक ये भी फैंस नहीं समझते कि कितना ज़्यादा मुश्किल होता है टू जस्ट बिकम एन आईपीएल प्लेयर. बहुत मुश्किल है, क्योंकि फैंस ना ऑनेस्टली या तो नंबर्स नोटिस करते हैं या ग्लैमर और पैसे नोटिस करते हैं. तो ऐसा लगता है कि क्रिकेट एक बहुत ग्लैमरस दुनिया है, बट मेरे अकॉर्डिंग क्रिकेट एक बहुत लोनली दुनिया है, जो शायद ये पर्सपेक्टिव सिर्फ क्रिकेटर्स को पता है. करेक्ट? आप कुछ कहना चाहोगे इसके बारे में? बिल्कुल, मैं अपना ही कुछ शेयर करना चाहूँगा. मतलब जब मैं किसी को, जिसको मैं नहीं जानता या जिसको मैं एडमायर करता हूँ या जो मुझे पसंद है, उसको जब मैं सोशल मीडिया के थ्रू देखता हूँ तो ज़िंदगी बहुत अच्छी लगती है. ऑब्वियसली हर इंसान सोशल मीडिया पे अपना बेस्ट डालता है. मैंने एक पोस्ट शेयर किया हुआ है श्रीलंका टूर के बाद, उसमें मैंने अपना फेलियर डाला हुआ है इंस्टाग्राम पे. मेरे को कोई शर्म नहीं है, मैं फेल हुआ हूँ ना, सक्सेस भी मेरी है, फेलियर भी मेरा है. तो जब मैं चीज़ें अच्छी डाल सकता हूँ इंस्टाग्राम पे, तो मैं अपना फेलियर क्यों नहीं डाल सकता? क्यों लोग छुपाते हैं? आओ ना, क्या हो गया इसमें? अगर कोई लड़का या कोई अपकमिंग क्रिकेटर मेरे को रोल मॉडल मानता है अपना, तो उसको ये भी पता होना बहुत ज़रूरी है कि फेलियर भी है. एक बार मैं ड्रेसिंग रूम में भी रोया हूँ. 2021 का जब हम फाइनल खेले थे दुबई में, तो मैं फर्स्ट बॉल पे आउट हो गया था, फर्स्ट बॉल पे, और वो बॉल आउट होने वाली कहीं से नहीं थी. तो मुझे लगा कि क्यों यार, मैं क्यों, मतलब मेरे साथ ही क्यों. बड़ी मुश्किल से मेरे को फाइनल मैच मिला है और मैं 0 पे आउट हो गया फर्स्ट बॉल पे. और मुझे पता है कि मैं उस गेम में इम्पैक्ट डाल सकता था, और हमेशा से मैं चाहता था कि मेरे को ट्रॉफी जीतनी है केकेआर के लिए, और मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी थी वहाँ पर वो जिताने की. बट क्यों, मेरे साथ क्यों हुआ ऐसा? तो मैं वॉशरूम में जाके भी रोया हूँ. मेरे को रोना बहुत पसंद है, मैं बोल सकता हूँ पसंद है, बिकॉज वो जो वो आंसू, जब वो आंसू गिर रहे होते, जो आपके दिमाग में चल रहा होता है ना, वो आपको हील करता है. आप बहुत गलत भी सोचते हो, बहुत अच्छा भी सोचते हो, उसके बाद जो शांति मिलती है ना, वो किसी के शब्द मुझे वो शांति नहीं दे सकते, मुझे ऐसा लगता है. गौतम गंभीर ने इसके बारे में क्या कहा है आपको? ये मेंटल हेल्थ, क्रिकेट, बैलेंस, लोनलीनेस, डिटैचमेंट, क्योंकि जस्ट इस आईपीएल से पहले वो बहुत ट्रोल हो रहे थे ऑनलाइन, और उनका भी पूरा नैरेटिव स्विच हो गया. ये है क्रिकेट की असलियत. बिल्कुल, कि जब चीज़ें अच्छी जा रही है आपके लिए तब सब ठीक है, पर अगर आप लाइमलाइट में नहीं हो तो लोग क्रिटिसाइज करेंगे. उनका एक काम करने का तरीका है, उनका एक बहुत यूनिक ज़िंदगी जीने का तरीका है, और वो उसमें उनको, मतलब वो जज होने से नहीं डरते, जो कि सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उनकी. क्योंकि वही जो मैंने बोला कि आपको रोज़ जज किया जाता है यहाँ पर, उन्होंने, और वो ऑनेस्टी से चलने वाले इंसान है. मेरे लिए मेरी ऑनेस्टी को ना हमेशा लोगों ने गलत वे में लिया है, एरोगेंस में लिया है. अगर कोई चीज़ मुझे नहीं पसंद और मैं ब्लंटली वो बोलना चाहता हूँ तो मुझे नहीं पसंद. आप मुझसे सवाल पूछ रहे हो ना कि तेरे को क्या पसंद है, तो आप जवाब भी तो सुनो ना मेरा. आप उस चीज़ पे मेरे को जज मत करो, ये मेरी पसंद है. तो सेम ये मेरे को लगता है मेरे को गौती भैया से आया, बिकॉज मैंने उनको इतना देखा है, मैं ड्रेसिंग रूम में उनके साथ इतना रहा हूँ. आईपीएल में नहीं, आईपीएल में फर्स्ट सीजन था, बट डोमेस्टिक में सेम क्लब से मैं इतना ज़्यादा रहा हूँ कि ये चीज़ मेरे अंदर आ गई है. उन्होंने मुझे ये सिखाया कि जो आपके घर पे 4 लोग हैं, जो इस ड्रेसिंग रूम में 25 लोग बैठे हैं, आप इन लोगों को आंसरेबल हो. इसके अलावा बाहर क्या है, कौन आपका इंटरव्यू ले रहा है, वो क्या बोल रहा है, सोशल मीडिया पे क्या है, सब वेस्ट है. ये ऐसे चेंज होता है, ऐसे. तो अगर तुम कोई भी गेम में कुछ गलत करके आए, उसकी वजह से आप मैच हारे हो, तो ये 25 लोग इफेक्ट होंगे. और यहाँ तेरे में उतने गट्स होने चाहिए कि तू इन 25 लोगों के सामने खड़ा होकर बोले कि मेरी गलती है, मेरी वजह से मैच हारे. अगर तू ये कैरेक्टर अपना बिल्ड कर सकता है तो जिंदगी में कभी कहीं भी मार नहीं खाएगा. तो ये चीज़ मेरी बहुत बड़ी लर्निंग थी इस सीजन. ये आई विश कि ये मेरे 24-25 साल में अगर ये मैंने ली होती तो शायद वो 1.5 साल वाला फेज नहीं आता. क्योंकि पहले आपको लगता था कि फैंस के लिए भी आप आंसरेबल हो. बिल्कुल, आपको लगता था ऐसा? लगता था, बिल्कुल लगता था कि यार उनके इमोशन है, हाँ, उनका बहुत मेहनत से कमाया हुआ पैसा वो टिकट लेके आ रहे हैं, लेकिन नहीं, आप नहीं चाहते वो सब करना जो उनको फील हो रहा होता है. आप नहीं वो चीज़ करना चाहते, और कोई भी क्रिकेटर नहीं करना चाहता. पहले मैं डीएम पे रिप्लाई भी करता होता था लोगों की कि सॉरी, मेरी मिस्टेक है, स्टार्टिंग में. बट
जब वो चीज़ें बहुत ज़्यादा होने लगी तो मुझे समझ आया कि नहीं यार, ये चीज़ मैं उनको आंसर क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, वो आए हैं, देख रहे हैं, ठीक है, वो हमें चाहिए भी। और मुझे ऐसा लगता है पैसा कमाना आसान है, फ़ैन और इंसान कमाना बहुत मुश्किल है आज के टाइम पे। आप भी अब एक क्रिकेट फैन हो खुद, देखते हो क्रिकेट एज अ फैन, कि आपके लिए ऑफिस है? ये बड़ा ट्रिकी सवाल है, बट मैं बहुत कम क्रिकेट देखता हूँ। बट जब से मैं, मतलब मेरे को आईपीएल मैचेस भी देखना पसंद नहीं है। जैसे मेरा मैच है, मैं आज खेला, नेक्स्ट डे किसी और का मैच है, मतलब मेरे को नहीं है, मज़ा नहीं आता। मज़ा आता है बट कहीं ना वो चीज़ आपके दिमाग में चलनी शुरू हो जाती है। आप चीज़ों से इफ़ेक्ट होते हो, आप कितने भी मेंटली स्ट्रांग हो, आप इफ़ेक्ट होते हो। जो ये चीज़ डिनाई करता है, मैं नहीं मानता कि ये नहीं होता, होता है ये। आप दिखाते नहीं हो, आपको शर्म आती है कि आप पब्लिक के सामने इतना कमज़ोर नहीं दिख सकते, इसलिए आप छुपाते हो, बट इफ़ेक्ट होता है। तो मेरे को वो इफ़ेक्ट नहीं होने देना अपने आप को। कहाँ तक पढ़ो? वैसे तो ग्रेजुएशन मैंने की हुई है, बट जैसे तैसे, वही मैं बोल रहा हूँ ना, धक्के से जैसे तैसे एग्ज़ाम निकाल लिया, ऐसे ऐसे करके हो गई। एजुकेशन का कुछ रोल रहा है क्रिकेट में? बहुत रोल है आई गेस। एक अनपढ़ वर्ड नहीं यूज़ करना चाहता मैं, बट कम पढ़े हुए लड़के का कॉन्फिडेंस और एक पढ़े हुए लड़के के कॉन्फिडेंस में बहुत फ़र्क है, ये मैंने देखा है। क्योंकि क्रिकेट एक मेंटल गेम एट द एंड। बिल्कुल। मेरे सर ने वाह। बोला है कि शोल्डर से नीचे 10% है, इसके ऊपर का 90% का गेम है ये। उस टाइम मैं रिलेट नहीं कर पाया कि यार कैसे, यार फिटनेस इतनी सारी चीज़ें हैं, ये तो सब नीचे से है, यहाँ से क्या है। पर वो बोलते हैं आंखें और दिमाग से 90% ये गेम खेला जाता है, 10% शरीर है। तो उस टाइम में से रिलेट नहीं हुई थी ये बात, बट जेन्युइनली ऐसा है। जो आपने कहा आपके बचपन के बारे में, ऑब्वियसली संघर्ष रहा है, पर जब आप अब रेगुलरली आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट्स देखते हो, एक बात मैं खुल के कहना चाहूँगा, ये मैं रूडली नहीं कह रहा हूँ, ये मैं एक रियलिटी पेश कर रहा हूँ ऑडियंस के सामने। पर क्रिकेटर्स बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं आईपीएल में स्पेशली। लाइक लोगों को ना लगता है कि अगर आप ऑक्शन में बिके हो तो फिर आप पैसे कमाते हैं, पर अगर आप रिटेन भी हुए हो, कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत बड़े होते हैं। लाइक इट्स क्रेजी, करोड़ों में कमाते हैं। इवन जिन लोगों को इंडिया कैप नहीं मिले वो भी करोड़ों में कमाते हैं। हाँ जी। तो इन ऐसे पैसों को देखकर क्या बदलता है? क्यों आपको अर्ली 20s में ऐसे पैसों को देखने का मौका मिला था, उन पैसे को हैंडल करना भी आपको सीखना पड़ा, या किसने सिखाया? आई थिंक ये मेरी जो सोच मेरे ग्राउंड से, या मेरे सर ने जो सोच हमेशा से बचपन से मेरे अंदर जो है, वो मेरे सर से आया। और वही चीज़ रिफ्लेक्ट की इन सब चीज़ों में। ड्रिफ्ट होने को बहुत कुछ था, मेरी फैमिली ने कभी उतना पैसा नहीं देखा था। जब मेरा पहला ऑक्शन हुआ था मुंबई इंडियंस में, तब वो 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था, और उस टाइम 10 लाख रुपए बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि ऑब्वियसली पापा घर चलाते थे, और कभी पापा ने किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी। तो मेरे लिए उस टाइम पे सबसे अमीर आदमी मेरा बाप था, बिकॉज उसके अलावा कोई कुछ करने वाला नहीं था मेरे लिए। तो जो मेरे को चाहिए था, या जो मेरे भाई को चाहिए था, जो मेरी फैमिली को चाहिए था, वो मेरे डैड लेके आते थे टेबल पे। बट जब वो 10 लाख रुपए आए, तब मुझे ऐसा लगा कि मैंने पैसा कमाया, मतलब लाइफ में मैंने कुछ किया है। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ तक खेलूँगा, मुझे नहीं पता था आगे कितना पैसा मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। बट जब वो 10 लाख रुपए आए, मैंने पापा को बोला, पापा ये 10 लाख रुपए आपके हैं, इनमें से मेरे को खर्चे खुर्चे के लिए जो देना है दे देना, जैसे भी। उन्होंने बोला बेटा आने दे, तब बात करेंगे। लकीली फर्स्ट सीजन हम आईपीएल जीत गए, तो वहाँ पर 50-60 लाख रुपये और आए मेरे अकाउंट में। तो उस टाइम पे हम रहते थे रेंटेड, जो मैं घर बता रहा था वो छोटा, बहुत छोटा 1 BHK था। तो वहाँ से लोन चल रहे थे पापा पे, पापा ने वो लोन्स उतारे उन पैसों से। फिर धीरे धीरे नेक्स्ट सीज़न हुआ अच्छा, फिर अगला सीज़न अच्छा हुआ, थोड़ा और पैसा आया, हमने अपना घर बनाया। जब मैं KKR में बिका 3.4 समथिंग कुछ में, तब ऐसी नौबत आ गई थी कि जो घर हमने बनाया था बड़ी मेहनत से, वो बेचना पड़ गया, बड़ी मुश्किल से बनाया था। तो फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट हो गया 3.4 का। लकीली वो पैसा इतना था, मेरे पापा ने कभी देखा नहीं। जब वो ऑक्शन हुआ, मुझे याद है मेरे पापा मेरे साथ बैठे हुए थे, वो रोने लग गए, कह रहे मैंने यार 35 साल नौकरी की है, मैंने कभी इतना पैसा इकट्ठा नहीं किया, ना मैंने कभी देखा। तो शायद वो एक 20-25 सेकंड की जो पापा की बात थी, वो शायद हमेशा रह गई मेरे दिमाग में कि ठीक है मैंने कमाया ज़रूर है, बट गारंटी ना अगले साल की किसी चीज़ की नहीं है।
स्पेशली हमारे गेम में। तो मैं हमेशा इस चीज़ को बांध के चलता था कि भाई इस 1 साल आया है, मुझे उड़ाना नहीं है, क्योंकि अगले साल की कोई गारंटी नहीं है। गेम है, आप आउट हो सकते हो, इंजरी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, फेलियर आ सकता है, और सक्सेस रेट इस गेम में बहुत कम है, फेलियर ज़्यादा है। मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि क्या है, लो ये लोग लो करते ये हैं? ले लो। करते हैं, उड़ाते हैं करते हैं। क्योंकि हर कोई पैसे हैंडल कर नहीं सकता। जो बैंक बैलेंस का कॉन्फिडेंस है ना, वो शायद कोई और चीज़ नहीं दे सकती। बहुत सारे देखे हैं मैंने इंसिडेंट ऐसे कि 1 साल IPL खेले, अच्छा पैसा मिला, बट जेन्युइनली हैंडल नहीं कर पाए। और होता है ऐसा, जैसे एक था मेरा नोन जो 1 साल IPL में बहुत ठीक ठाक पैसा मिला उसको, उतना मुझे भी नहीं मिला था उस टाइम पे। मुंबई इंडियंस के लिए खेला, आप देखना कौन हो सकता है, नाम नहीं लूँगा। तो 1 साल वो खेला मेरी आंखों के सामने, और बहुत नॉर्मल फैमिली का लड़का। नेक्स्ट ईयर वो कहीं भी नहीं था, उसने गाड़ियां ले ली, घर ले लिया। पर घर मतलब ये गलत चीज़ नहीं है लेना, सबको लेना चाहिए, बट उसके साथ साथ आपको अगले साल का ध्यान रखना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। तो ये एग्जाम्पल्स ना ओवर द टाइम मेरे साथ रहे हमेशा। उसकी लाइफ में क्रिकेटिंग वाइज क्या गलत हुआ? हम सेम स्टेट के नहीं हैं तो एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, बट वही मेरे को ऐसा लगता है कि वो शायद उसका फोकस हट गया, उसको लगा कि अब बस काफ़ी है, बट काफ़ी नहीं होता। ये अगेन एज फैंस हम नहीं समझ सकते, क्योंकि क्रिकेट से फोकस हटता कैसे है? क्योंकि इसी वजह से पैसे मिल रहे हैं। जो पहले मैंने बोला वो एजुकेशन वाला पार्ट, आपके आसपास क्या लोग हैं वो बहुत मैटर करते हैं। तो आई थिंक वो उतना, एक छोटे से गांव का लड़का था वो, शायद उसके आसपास वैसे लोग नहीं थे जो उसको संभाल पाए उस टाइम। तो ये मेरे ख्याल से फैक्टर है। क्रिकेटर्स आपस में फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बात करते हैं क्या? बहुत लोग तो बताना ही नहीं चाहते वो क्या अर्न कर रहे हैं। ठीक है, IPL सैलरी आपके गूगल पे भी है, बट एंडोर्समेंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, स्पॉन्सर्स हैं, बैट का स्पॉन्सर हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग नहीं डिस्कस करते, नहीं बताते। मतलब IPL सैलरी के अलावा भी अर्निंग मीन्स होते हैं? होते हैं काफ़ी। ओके। काफ़ी, अगर आप तीनों फॉर्मेट इंडिया के लिए खेल रहे हो तो काफ़ी। फाइनेंशियल प्लानिंग फिर होती कैसे है? फैमिली के थ्रू? मेरे तो फैमिली में भी कोई मतलब ऐसा, गवर्नमेंट सर्वेंट थे मेरे फादर, कभी उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट या कभी इतना पैसा कभी साथ नहीं देखा। तो उनको उस बिजनेस बैकग्राउंड तो था नहीं कि बिजनेस फैमिली है तो पता है कि कहाँ कैसे लगा सकते हैं। बट मेरे को इस चीज़ में एक बंदे ने बहुत हेल्प करी है, पीयूष भैया ने। उन्होंने, क्योंकि वो मुझसे काफ़ी बड़े हैं, ऑब्वियसली काफ़ी बड़े हैं, काफ़ी मुझसे बहुत क्रिकेट खेले हैं, तो उनको इस चीज़ के बारे में नॉलेज मुझसे बहुत ज़्यादा है, और मैं उस आदमी पे ट्रस्ट कर सकता हूँ। पता है बहुत छोटा करियर है, कभी भी 35, 36, 37, 38 जितना भी आप में पोटेंशियल है आप, बट उसके बाद क्या, आप 35 तक कमा रहे हो, लेकिन अगर पैसे से आपने पैसा नहीं बनाया तो 36 में क्या करोगे? वो मेंटल हेल्थ वाली बात है। जब आप एक 25 साल एक स्पोर्ट खेल लिए, एकदम आप उससे बाहर गए हो, सडनली वो जो जितनी इनकम आती थी ओवर द टाइम कम होती है, बट वो सडनली पैसा रुक जाएगा, तो फिर सीधा यहाँ इफेक्ट होता है कि शिट, मैंने इतनी अच्छी लाइफ अपनी बिल्ड करी, बट अभी कंटिन्यू कैसे करूँ? तो उसके लिए आज इन्वेस्ट करना, वो पैसे से पैसा बनाना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि मैं जितना मैंने अभी तक बनाया उससे ज़्यादा बना सकता, बट मैं खुश हूँ। मैं वहाँ नहीं हूँ जहाँ वो एक एग्जाम्पल था मेरी लाइफ में, मैं वहाँ नहीं हूँ, तो मैं खुश हूँ। वो क्या करते हैं ऐसे एग्जाम्पल्स जो क्रिकेट छोड़ देते हैं mid-20s में या कभी अर्ली 20s में? ऐसे भी प्लेयर्स रहे हैं जो करोड़ों के लिए बिके हैं, उस सीजन में 1 या 2 गेम खेले और उसके बाद ऑक्शन में ही नहीं दिखे। सेम उसी प्लेयर की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा था उसके साथ। बट उनकी लाइफ में क्या होता है फिर? मुझे नहीं पता यार लोग क्या करते हैं, कि कैसे मतलब ये चीज़ कैसे निकाल पाते हैं अपने अंदर से, बहुत मुश्किल है ये समझना। तो इसीलिए मतलब फिर सेम चीज़ रिपीट करूँगा कि आसपास अच्छे लोग होने बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो गाइड करना बहुत ज़रूरी है। अगर मेरे पास बचपन में कोच थे, अभी दोस्त लोग हैं, बड़े भैया हैं जिनको मैं मानता हूँ, जी भैया हो गए, ये सब, इन सब लोगों ने बहुत संभाल के रखा हूँ। और मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत सॉर्टेड बंदा हूँ, बट मैं संभला हुआ बंदा हूँ। मुझे चीज़ों के बारे में पता है कि किससे क्या ख़राब हो सकता है, किससे क्या ख़राब नहीं हो सकता। तो मैं इस वे में बड़ा सॉर्टेड हूँ। ये थोड़ा हवे में मैं सवाल पूछ रहा हूँ, ठीक है? कल अगर आपके बच्चे हुआ, अगर लड़का हुआ
और उस लड़के ने आपके पास आकर कहा कि मुझे भी क्रिकेटर बनना है, आप क्या कहोगे उससे? आपने बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं, बहुत लोगों के साथ किए, अलग अलग फील्ड के लोगों के साथ किए हैं, बट जो एक स्पोर्ट्समैन की मेंटालिटी है, जो उसमें वो चीज़ें झेलने की क्षमता है ना, वो शायद स्पोर्ट्स आपको सिखाता है। मैं कभी मना नहीं करूँगा उसे, मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि एज अ करियर ऑप्शन मत देख। ऑब्वियसली तेरे बाप ने इतना सब कुछ, जो भी आज तू है, जो भी इतना कुछ है, वो उसी गेम से मिला है। डिसरिस्पेक्ट नहीं है उस गेम की, बिल्कुल भी नहीं है, बट शायद मेरा उसको देखने का नज़रिया ये होगा कि स्ट्रीट स्मार्टनेस जो होती है ना, वो गेम सिखाता है आपको, वो आपको शायद किताबें नहीं सिखा सकती। स्ट्रीट स्मार्टनेस मतलब हरामीपंती थोड़ी? बिल्कुल, ओके। वो आपको गेम सिखाता है। तो मेरे को स्ट्रीट स्मार्ट बनाना है, बिकॉज चीज़ें बहुत चेंज हो रही हैं, पता लगना बहुत ज़रूरी है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कि सामने वाला बंदा क्या चाह रहा है, क्या इंटेंशंस है, क्या बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही है। आज से पहले जब मैं 20 साल का था, चीज़ें बहुत अलग थी। अब हो सकता है मेरा एक्सपीरियंस ऐसे हो गए हो, या हो सकता है कि मेरी समझ थोड़ी बढ़ गई हो, बट आज चीज़ें बहुत अलग हैं। तो जब तक मेरा लड़का या मेरा बच्चा या जो भी लड़का या लड़की जो भी होगा, तब तक वो आएगा, तब तक चीज़ें और चेंज हो चुकी होंगी। तो मेरे को वो स्ट्रीट स्मार्ट ज़रूर बनाना है, बट हमेशा से उसकी चॉइस होगी उसको क्या करना है क्या नहीं करना। बट हाँ, जो लाइफ में मैं नहीं कर पाया, कि पढ़ाई मैंने ढंग से कंप्लीट नहीं करी, वो मेरे को बचपन से आज तक, तब तो बड़ा अच्छा लगता था कि अच्छा है, पढ़ना नहीं पड़ेगा, बट अब मेरे दिल में वो चीज़ है कि एजुकेशन अगर मुझे शायद बेटर मिली होती, या मेरा ध्यान उस चीज़ में थोड़ा ज़्यादा होता, तो शायद आज मैं बेटर इंसान होता, बेटर चीज़ें हैंडल कर पाता, या बेटर क्रिकेटर भी होता। तो इस चीज़ के लिए मैं कभी नहीं रोकूंगा। हमने भाईचारा की बात करी थी पॉडकास्ट के स्टार्ट में, कि भाईचारा एक बहुत ज़रूरी एलिमेंट होता है एक स्पोर्ट्स पर्सन के करियर में, करेक्ट? क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ का ख्याल रख लेते हैं आपके भाई। बिल्कुल। उसकी ऑपोजिट एलिमेंट भी होती है ड्रेसिंग रूम में, जहाँ लोग आप पर बुरी नज़र डाल रहे हैं, या एनिमिटी होती है कभी? होते हैं। यही आप कह रहे हो कि स्ट्रीट स्मार्ट्स, ऐसे सिचुएशंस को हैंडल करना। बट हाँ, ऐसे ड्रेसिंग रूम में कैरेक्टर्स होते हैं जिसको आप देखना पसंद नहीं करते, जिसकी आप वाइब, आपको वो कनेक्ट नहीं होती, वो चीज़ इफेक्ट भी करती है। पर वाइब कनेक्ट क्यों नहीं होती? तो ऐसी भी चीज़ें होती हैं। अच्छे लोग होते हैं, मैं नहीं कह रहा सब लोग बुरे होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, बट जस्ट मैं नहीं कनेक्ट कर पा रहा उस इंसान से, मुझे नहीं आ रही वो चीज़ जो मुझे ऋषभ से या किसी और से आ रही है, मुझे नहीं आ रही। तो मैं बहुत न्यूट्रल रहना चाहता हूँ, कि वही बात है, मेरे को नहीं इतने लोगों को खुश करना है यार। मेरे रूम पे भी जब भी मैं IPL में होता हूँ, बहुत लिमिटेड लोग मेरे रूम पे आते हैं, बहुत लिमिटेड लोगों के रूम पे मैं जाता हूँ। सब दोस्त हैं, आज भी बात करता हूँ, वो लोग भी बात करते हैं, कभी मुश्किल होती है उनको मेरे को, हम बात करते हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं, मीम शेयर करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट एक वो भाईचारे वाली बात नहीं है। और वो भाईचारा ना आप 50 लोगों से नहीं रख सकते, मेरा ये मानना है। फिर वो भाईचारा नहीं है, फिर आप मैनिपुलेट करके सबके साथ हो, ठीक है, बट वो मेरे को नहीं करना। देसी प्लेयर्स फॉरेन प्लेयर्स के साथ कनेक्ट कर पाते? बहुत 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 बार ऐसा भी होता है कि लैंग्वेज एक दूसरे को नहीं समझ आ रही, लेकिन फिर भी पता नहीं कौन सी भाषा उन्होंने निकाल ली है, वो एक दूसरे को समझ रहे हैं। रिंकू और रसल बहुत बड़ा एग्जांपल है। वाइब मैच हो गई है। अरे कमाल की, मतलब वो 2-2 घंटे बैठ के बात कर सकते हैं, और अगर आप तीसरा बंदा वहाँ बैठ जाएगा तो ना उसकी इंग्लिश ठीक होगी ना उसकी हिंदी ठीक होगी, मतलब आपको नहीं समझ में आएगा वो क्या बात करे, लेकिन वो हंस सकते हैं उस बात पे। वो अपने जो मीम वो देखता है रिंकू, या जो हमारे इंडिया में जो मीम चलते हैं, या यूपी साइड में जो मीम चलते हैं, वो उससे वो बुलवाता है, वो बोलता है, वो दोनों हंसते हैं। मतलब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बट बहुत भाईचारा उनका भी बहुत है। ले भैया ओम्पो दुराटी काट रसल और नारायण ने गाली सीख लिया? सबको आती है, सब फॉरेनर्स को गाली? हाँ, सबको आती है। बहुत सारे तो ऐसे हैं सिर्फ गाली से ही बात करते, बुलाते ही ऐसे, नाम लेते ही नहीं है। नाम नहीं लूंगा, बट वो मेरा ही नाम नहीं लेते, वो सीधा गाली देते, वो इधर सी वाली गाली। सी भी है, जी भी है, सी और जी इधर आ। नाइस। फिल सॉल्ट और ये सब यंग प्लेयर्स को भी पहले गाली सिखाई जाती है? इनको पहले से आती है, पता नहीं कैसे। फिल सॉल्ट का शायद दूसरा या थर्ड सीजन है, शायद सेकंड या थर्ड सीजन है, बट उसको ऑलरेडी आती है, B, C, G सब आती है उसको, पता नहीं कहाँ से सीख के आते हैं। और
कभी गुस्से में नहीं देते, हमेशा फन उसमें देते हैं कि, और हम भी उस गाली को उसी तरीके से लेते हैं, बिकॉज उससे ज़्यादा क्या लेना है यार, उसको क्या लेना है मुझसे, वो क्यों मुझे गाली देगा, हम टीममेट्स हैं, ठीक है, उसका देश अलग है, मेरा देश अलग है, बस अब 2 महीने के लिए हम हंस खेल के रहते हैं, कोशिश करते हैं हंसते खेलते रहें, टीम के लिए वही ज़्यादा बेटर है, बिकॉज ऑन फील्ड तो आप हंस नहीं सकते, बहुत सिचुएशन बहुत चेंज होती है, इंटेंस, कभी मैच कैसे चल रहा है कभी कैसे, बट हाँ ऑफ द फील्ड हमेशा कोशिश करते हैं कि चिल रहें, जो वो बोल रहा है उस पर हंस दें, जो हम बोल रहे हैं उस पर हंस दें, तो बड़ी चिल, फॉरेन प्लेयर के साथ बहुत चिल है। फॉरेन प्लेयर्स किस नज़रिए के साथ आईपीएल खेलते हैं? आई थिंक सब अलग ही रहते होंगे, बिकॉज वेस्ट इंडीज़ वाले लोग, अब जो हमने सुना है, मुझे एग्जैक्टली मैंने कभी ये सवाल नहीं किया किसी से, जो हमने सुना है कि उनका बोर्ड बहुत अलग है, वो रिस्पेक्ट नहीं करता प्लेयर्स की। अब सुनील नारायण जैसे प्लेयर की आप रिस्पेक्ट कैसे नहीं कर सकते हो, स्पेशली T20 फॉर्मेट में, हम उसको बहुत लेवल ऊपर देखते हैं T20 में स्पेशली, लेकिन वेस्ट इंडीज़ ने उसको कभी अच्छे से यूज़ नहीं किया, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करी। आज जब उसने रिटायरमेंट दी, और रिटायर वो पहले हो चुका है, उसने एक और पोस्ट डाला था इस सीज़न, इस चलते आईपीएल में, क्योंकि जो वेस्ट इंडीज़ का कैप्टन है और जो वहाँ के सेलेक्टर्स हैं वो सब इसको बुला रहे हैं। तब ये बोल रहा है, जब चाहता था खेलना तब तुमने मेरे गेम की रिस्पेक्ट नहीं करी, आज मैं अच्छा कर रहा हूँ और मैं रिटायरमेंट ले चुका हूँ, तो किसी यंगस्टर को खिलाओ, अब मुझे नहीं खेलना। इंडियन प्लेयर्स कभी सोचते कि बिग बैश में खेले या वो द 100 वो सब में खेले? आई थिंक पर्सनली सब खेलना चाहते हैं, पैसे के उससे नहीं, बट वो एक्सपीरियंस के उससे, एज अ फॉरेन प्लेयर। हाँ, क्योंकि वो जब 4 लोग हमारे यहाँ पर आके खेलते हैं तो वो प्रेशर अलग है, वो उन 4 लोगों में रहने का प्रेशर अलग है, तो ये प्रेशर हमें भी झेलना है, वाह, बाहर जाके, बट वो हमें अलाउड नहीं है, वो एक अलग चीज़। फॉरेन कैप्टन के अंदर खेलो? हाँ, इयान मॉर्गन के अंडर खेलो। KKR कैसी रहती है फॉरेनर्स की कैप्टनसी की वाइब? अलग है कि लाइक ये लोग ना बहुत ज़्यादा जो फॉरेन प्लेयर हैं, ये ना क्रिकेट को क्रिकेट की तरीके से देखते हैं। हमारे यहाँ पर ये रिलीजन है, हमें ऐसा लगता है कि लगता क्या है कि क्रिकेट हमारे लिए सब कुछ है, और जो कि है भी, खेलने वाले के लिए भी और देखने वाले के लिए भी। तो उनके लिए ऐसा नहीं है। अब एक इंसिडेंट मुझे याद है, हम अगेंस्ट मैच खेल रहे थे मुंबई इंडियंस, और KKR मुंबई इंडियंस हम सबको पता है कैसा मैच होता है, और वो मैच था चेन्नई में, क्योंकि वो कोविड के टाइम का मैच था। तो हम लोग खेल रहे हैं, हम 150 160 को चेज़ कर रहे हैं, और मैं बैटिंग कर रहा हूँ। राहुल चाहर का आखिरी बॉल मुझे लगा स्पेल का लास्ट बॉल है, एक छक्का मारता हूँ, जो मेरे अंदर का था सब कुछ। मैंने स्टेप आउट किया, मैं स्टंप हो गया। तो 31 बॉल में 30 रन चाहिए थे, वो एक बॉल पे मैं स्टंप हुआ। 30 बॉल 30 रन चाहिए थे, हम 9 या 12 रन से मैच हार गए थे। तो मुझे बहुत बुरा लगा, मैंने कहा यार, ये सेट बैट्समैन मैं था, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मेरे को वहाँ मैच ख़त्म करके आना चाहिए था, क्योंकि हमारा कल्चर ही ऐसा है, इंडियन प्लेयर्स ऐसे ही हैं। मैं उसके पास गया, मकलम के पास, कि मैंने बोला सॉरी, मेरी वजह से हम लोग मैच हारे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट गेम था मुंबई इंडियंस, जो भी सारे गेम इंपॉर्टेंट है, बट उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा, उसने कहा चल, ऐसा कुछ नहीं है, तेरी इंटेंशन बहुत अच्छी थी, इंटेंट बहुत अच्छी थी छक्का मारने की, मैच हारने से मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। बट ये हमारे यहाँ काम नहीं करती चीज़। मैं चाहता था कि मैं खड़े होकर बोलूँ सबको, सॉरी भाई, मेरी वजह से मैच आ रहे हैं, क्योंकि मैं वहाँ पर सेट बैट्समैन था, लेकिन उसने मेरी थॉट ही चेंज कर दिया। मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो गलत था सही था, वो उनका नज़रिया है क्रिकेट को देखने का, बट हम लोग ऐसे नहीं देखते। मैं रिलेट नहीं कर पाया उस टाइम उस चीज़ से। वो भी एक KKR लेजेंड है। बिल्कुल 150 बिल्कुल याद है वो गेम, फर्स्ट IPL बिल्कुल याद है। वो गेम ना हमारे एज के लोगों को बहुत ज़्यादा याद, हमारे 9th या 10th स्टैंडर्ड। आई थिंक वो अगर इनिंग नहीं होती तो आज IPL का स्टैंडर्ड शायद यहाँ नहीं होता, बट वो एक टोन सेट होती है ना, जो पहले एपिसोड से जब आप पहली बार जाते हो या पहली मूवी आप कर रहे हो या कुछ भी, तो वो एक टोन सेट करने के लिए बेस्ट इनिंग थी। वो खुद बात करते हैं 158 के बारे में? नहीं, उन्होंने मुझे एक बार बोला था कि तूने वो मैच देखा था? मैंने कहा ऑब्वियसली सबने देखा था, क्यों नहीं देखा था, वो कैसे बोल सकते हैं हम। तो उसने मुझे बोला था कि उस मैच के बाद आज तक KKR से किसी ने 100 नहीं बनाया। 12-13 साल ऑलरेडी हो चुके थे उस बात को। मैंने कहा यार 12-13 साल से KKR के लिए एक ही 100 है।
तो वहाँ मेरे को वो चीज़ क्लिक की, मैंने कहा नहीं भाई नेक्स्ट मेरे को ही बनना है, बिकॉज मेरे को वो चीज़ तोड़नी है यार। तो वो वैसे ही उन्होंने मुझे वो मैच याद दिलाया था, ऐसे नहीं कि यार तूने देखा था मैंने क्या किया था, नहीं ऐसा नहीं। वो एक अंडररेटेड लेजेंड है आई फील, न्यूजीलैंड के लिए तो अल्टीमेट फील्डिंग लेजेंड भी है। मतलब बचपन में देखते होते थे ऐसा लगता था भाई क्या कर रहा है, उड़ क्यों रहा है यार, कोई भी बॉल नहीं जाने दे रहा। मतलब क्लास बंदा, वो बंदा भी बहुत अच्छा है, कैसे हो? ह्यूमन बहुत 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 Chill. प्यारा। न्यूजीलैंड सारे ही बहुत बहुत शांत बड़े प्यारे लोग हैं। ऑजीज कैसे होता है? टफ, रूड, ड्रेसिंग रूम में इंटेंसिटी लाता है? हाँ टफ और रूड। रूड एज इन बदतमीज नहीं, बट गेम के लिए बहुत रूड है। अगर आपने कुछ गलत किया है या वो खुद कुछ गलत करके आए हैं तो अपने आप पे इतना वो हो जाते हैं कि इतना गुस्सा हो जाते हैं, या उस गेम को लेके इतना, उस इंसिडेंट को लेके इतना गुस्सा हो जाते हैं। उनसे मैं रिलेट करता हूँ, बिकॉज हम भी, मुझे नहीं पता कि कल्चर सेम है कि नहीं क्रिकेट का, बट एक तरीके से वो नज़रिया सेम है देखने का, कि अगर आउट हुए हैं अपनी वजह से मैच आ रहे हैं तो वो गुस्सा भी निकालते हैं। बाकी लोग हैं कि ठीक है आउट हो गए कोई नहीं कल देखते हैं, बट वो हमारे में नहीं है। तो मैं उन ऑजीज से थोड़ा ज़्यादा रिलेट करता हूँ इस चीज़ में। स्टार्क कैसे रहता है? बहुत शांत है यार, वो ऑजी लगता ही नहीं है। जेन्युइनली मेरे को था कि भाई स्टार्क, मिचेल स्टार्क, हमने कितना देखा है एशेज में यार, कितने बैट्समैनों को क्या क्या किया है। और एक टाइम था मिचेल जॉनसन का, उसके बाद स्टार्क आया, तो मुझे ऐसा लगता है बहुत टफ होगा यार ये तो, वैसे भी ऑजी है बट बहुत शांत आदमी है, बहुत शांत, प्यारे। हाँ बहुत प्यारा है वो। मैं कह रहा हूँ ना, लगता ही नहीं है वो ऑजी है। वो भी ऑजी के मिचेल स्टार्क फास्ट बॉलर। सोचो एशेज में क्या क्या किया है उन्होंने, और फिर वो बहुत शांत आदमी है। मैं डरता अगर वो मेरे ड्रेसिंग रूम में आ जाते। मैं भी डरा था। मैं भी डरा हुआ था। मेरा एक इंसिडेंट था मिचेल जॉनसन के साथ, तब मैं फर्स्ट सीजन 2015 में, हाँ मुंबई इंडियंस में था। तब एशेज देखते थे, बहुत डर लगता था यार, छोटे भी थे, फास्ट बॉलर्स, ऐसा लगता था कि यार ये तो मार सकता है। नेट पे बॉल डाल रहा है, मैंने रोहित भैया को बैटिंग करते हुए देखा, मुझे ऐसे लगा क्या है यार, मिचेल जॉनसन इतनी इजी बैटिंग कर रहे हैं रोहित भैया, मैं भी कर लूँगा। जब 5 दिन बाद मेरे को मौका मिला मिचेल जॉनसन को खेलने का, मुझे बॉल ही नहीं दिख रहा, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा मेरे को क्या करना है। फिर मुझे उस दिन पता लगी ये मिचेल जॉनसन की क्लास नहीं है, ये रोहित शर्मा की क्लास थी, कि वो इतना इजीली उनको बैटिंग कर रहे थे। मेरी आंखों को ऐसा लग रहा था कुछ भी तो नहीं है, बट जेन्युइन ऐसा नहीं था। मिचेल जॉनसन की भी क्लास थी, बट वो रोहित शर्मा की इतनी क्लास थी कि मेरी आंखों को इतना लगा बहुत इजी तो है यार, बट ऐसा नहीं था। वो रोहित भैया के लिए वो एक्स्ट्रा सेकंड था बैटिंग करने के लिए, जो उनको सबसे अलग करता है। वो एज अ कैप्टन कैसे है रोहित शर्मा? जब मैं MI में था, तो जब मैंने इन सब चीज़ों पे उतना ध्यान देना ना शुरू नहीं किया था, बट हाँ लास्ट ईयर जब मैं कैप्टनसी कर रहा था तो रोहित भैया मेरे पास, मतलब मैं रोहित भैया के पास गया, और उससे पहले 2-3 मैचेस बड़ा ऊपर नीचे हुआ था। 2 मैच बड़े अच्छे जीते हम, 2 मैच बड़े ख़राब हारे। तो उन्होंने आके मुझे बोला, नीतीश क्या लग रहा है? मैं कहा भैया आप बताओ क्या लग रहा है। कह रहे कैप्टनसी क्या है? तो मैं कुछ बोलने ही वाला था, और मेरे को ना दिल खोल के बात करनी थी, बट उन्होंने करने ही नहीं दी। उन्होंने मुझे बोला कुछ नहीं कैप्टनसी, एक बॉलर को इधर से इधर लगा दिया, एक फील्डर को वापस बुला लिया, एक उधर बुला लिया, और ऐसी कैप्टनसी नहीं है। बट उन्होंने वो मेरे को ईज डाउन करने के लिए वो चीज़ बोली थी कि भाई नॉर्मल हो जा, कुछ नहीं है, जब तक रिजल्ट तेरे फेवर में है, ये उन्होंने मुझे बात समझाई थी, तब तक तू ठीक है। रिजल्ट जिस दिन नहीं आएगा, तू कितनी अच्छी कप्तानी कर ले कोई बात नहीं करेगा, बिकॉज रिजल्ट तेरे फेवर में नहीं आया। तो बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड है, तो तू अपने प्रोसेस पे ध्यान दे, अपने आप को बैक कर, ज़्यादा नहीं है। जितना इसको उलझाएगा उतना मुश्किल है, जितना इसको सीधा रखेगा उतना आसान है। तो मैंने वहाँ से वो चीज़ सीखी है, ठीक है यार कोई बात नहीं, क्योंकि IPL टीम की कप्तानी करना छोटी बात नहीं है, IPL खेलना ही छोटी बात नहीं है, बट इतनी बड़ी साइड को लीड करना छोटी बात नहीं है। वैसे हमें फुटबॉल खेलना है, वो हमारा एक, हाँ आई थॉट कि आज खेल सकते थे, पर आज और भी शूट्स है। फुटबॉल की बातें भी करनी थी आज, वो भी नहीं हुई, तो आई इनवाइट यू अगेन ऑन TRS 100% फ्यूचर में, पक्का, एक फुटबॉल स्पेशल के लिए। डन। बट कैसा रहा पहला पॉडकास्टिंग? बहुत मज़ा आया, और मैंने ये एक्सपेक्ट किया था। मैं बहुत ज़्यादा इंटरव्यू वाला बंदा नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा खुलने वाला बंदा नहीं हूँ, बट मुझे पता था कि यही एक शो है, यही एक आदमी है जो मुझे खोल सकता है। क्योंकि सवाल सब बनाते हैं,
जब आप सामने वाला बंदा जवाब देता है, उस जवाब में से एक सवाल बनाना वो आपका टैलेंट है, ये मैं पर्सनली मानता हूँ। और मुझे पता था वो जवाब मैं जो दूंगा उसके अंदर से जो सवाल निकलेंगे, उनके जो जवाब होंगे ना, वो शायद कभी किसी ने नहीं सुने होंगे। वो ही मैं यहाँ करने आया था, वही मेरे दिमाग में था कि रणवीर मेरे साथ यही करने वाला, और मैं उसके लिए खुला हुआ था बिल्कुल कि मेरे को जवाब देने हैं। इसलिए मैं इतना खुल के बात कर पाया, और मैं उसके लिए थैंक यू है आपको। मुझे पता था कि मैं इसी शो पे वो सब चीज़ें बोल सकता हूँ, इसके अलावा मैं शायद कहीं नहीं बोल सकता, क्योंकि वो मुझे पता था वो वाइब शायद कनेक्ट हो जाएगी, चाहे वो मैनचेस्टर यूनाइटेड का कनेक्शन हो, चाहे वो क्रिकेट का हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो होना था, मुझे पता था, शायद इसीलिए मैं। नहीं ब्रो, बहुत मज़ा आया आपके साथ। पर आपके जाने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा आपके बारे में। आप बहुतों के चाइल्डहुड ड्रीम्स को जी रहे हो। बहुत ब्रोज चाहते हैं कि बड़े होकर हम प्रोफेशनल एथलीट बने, एंड आई एम एक्चुअली वो लाइफ जी रहे हो, एंड आई थिंक यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब हैंडलिंग एवरीथिंग। जो लाइफ आपको भगवान ने दिया वो इजी लाइफ बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। राइट फ्रॉम योर चाइल्डहुड टू इवन क्रिकेट, बहुत मुश्किलों का सामना आपने किया। और आपके बारे में मुझे एक बहुत अच्छी ये चीज़ लगी कि आप पूरे ग्रोथ मेंटालिटी वाले इंसान हो। अब भी ग्रोथ के बारे में कॉन्स्टेंटली सोच रहे हो और खुद से बहुत सवाल पूछ रहे हो। बहुत अकेले जितनी मैं बात करता हूँ शायद मैं किसी सामने वाले बंदे से नहीं करता। और एक एनर्जी रब ऑफ हो जाती है ब्रो स्पोर्ट्स पीपल की। तो जस्ट जेन्युइनली थैंक यू कि आप हमारे स्पेस में आ गए। बॉयज़ ऑल्सो लव यू, दे आर फैन बॉइंग, पर ऑफिस में एक रूल है कि हम फैन बॉइंग दिखाते नहीं। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, आपने मुंबई इंडियंस के लिए बहुत कुछ किया है, सो अप्रिशिएट दैट, थैंक यू एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। आई फील कि और आपकी पर्सनल ग्रोथ बहुत बाकी है, बहुत होती रहेगी। हाँ जी, तो ऑल द बेस्ट विद एवरीथिंग। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू, आई एम ग्लैड कि यू हैड फन। थैंक यू Thank you, थैंक यू सो मच। ग्लोरी ग्लोरी, मैन यूनाइटेड। सी यू ब्रो। तो दोस्तों ये था आज का पॉडकास्ट। जैसे कि मैं हर पॉडकास्ट के एंड में कहता हूँ, एक एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है हमारे गेस्ट के साथ, पता चल जाता है कि ये इंसान कौन है, इनका दिल कैसा है। नॉर्मली जितने भी टॉप क्रिकेटर्स रहते हैं जिन्होंने कंसिस्टेंटली टॉप लेवल पर खेला हुआ है, ये अंदर ही अंदर ना हम्बल होते हैं, अंदर ही अंदर प्योर होते हैं, एंड आई फील कि इसीलिए ऊपर वाला इन्हें सक्सेस देता है। दैट्स व्हाट आई फेल्ट आफ्टर टॉकिंग टू नितिश भाई। मुश्किल लाइफ रही है इनकी, पर जब आप इनके साथ बैठकर चिल करोगे ना, जब बैठकर बात करोगे, तब इनके ह्यूमिलिटी के बारे में पता चलता है। मज़ा आ गया इनके साथ। हमने ओरिजिनली प्लान किया था कि फुटबॉल की कॉन्वर्सेशन थोड़ी करेंगे इस क्रिकेट पॉडकास्ट में, पर ये पूरे तरह से क्रिकेट स्पेशल बन गया। तो अगली बार जब नितिश भाई लौट कर आएंगे शो पर, फुटबॉल की बातें होंगी, ज़िंदगी की बातें होंगी, क्योंकि क्रिकेट ना आपकी लाइफ की रियलिटी को बदल देता है। इट मेक्स यू मैच्योर वेरी फास्ट, इट मेक्स यू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वेरी फास्ट। मुझे पर्सनली बहुत मज़ा आ रहा है इस फेज़ में, क्योंकि क्रिकेटर्स से आप बहुत कुछ सीख सकते हो क्रिकेट के बारे में, पर ज़िंदगी के बारे में भी। तो दोस्तों यही था आज का क्रिकेट स्पेशल नितिश राणा भाई के साथ। डेफिनेटली एपिसोड को शेयर कीजिए अपने सारे क्रिकेट ब्रोज के साथ, और TRS भी लौट कर आएगा बहुत ही जल्द और भी क्रिकेट एपिसोड्स के साथ। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम रणवीर एंड द टीम। TRS will be back soon.